नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम अक्टूबर मंथ की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट न्यूज़ है, बिजली उत्पादन में वृद्धि के लिए 3 संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। ठीक है, तो उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए 3 जॉइंट वेंचर बनाई जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो प्रस्ताव है उनका अनुमोदन सरकार के द्वारा किया गया है और ये 10 मार्च 2024 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, कब किए गए थे? 10 मार्च 2024 को एमओयू हुए थे और ये सेंटर की जो 3 पीएसयू थी उनके साथ। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 29 सितंबर 2024 को 3 जेवी कंपनियां बनाने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। इसमें कौन कौन सी है? पहली है लिग्नाइट पर आधारित परियोजना के लिए एनएलसी इंडिया और अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए पहली कंपनी कौन सी है? एनएलसी के साथ में किसका जो है जेबी होगा? ये होगा RVUNL का। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये हमारी राजस्थान सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनी है। ठीक है, तो इसलिए एनएलसी के साथ में जो है जेवी बनाने का फैसला किया गया है। इनमें एनएलसी इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड की जो शेयरधारिता रहेगी 74% रहेगी और हमारा जो राजस्थान की कंपनी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, इसकी शेयरधारिता रहेगी 26%। ठीक है, तो जैसे राजस्थान रिफाइनरी में है उसी तरीके से इसकी शेयरधारिता रहेगी 74% और राजस्थान सरकार की कितनी रहेगी? 26%। दूसरा है 3x125 मेगावाट के लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत स्टेशन की स्थापना और दूसरे संयुक्त उपक्रम के तहत 2000 मेगावाट संभावित क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना से राज्य में लगभग 12,000 करोड़ का निवेश होगा। ठीक है, तो ये 3 यूनिट बनेगी 125 मेगावाट की और इसके अलावा जो है 2000 मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी एनएलसी और राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है एनटीपीसी और आरवीयूएन की 50-50% शेयरधारिता वाले तीसरे संयुक्त उद्यम में छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के परिसर में अभी जो है छबड़ा थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो बिजली की उत्पादन क्षमता है वो है 2320 मेगावाट और इसमें और यूनिट लगाई जाएगी 660 और 800 मेगावाट की। ठीक है, एक 660 की एक या दो लगेगी या एक या दो 800 मेगावाट की जो है अतिरिक्त विद्युत तापीय इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। ठीक है, अभी जो बात करें तो छबड़ा जो है थर्मल पावर प्लांट के अंदर टोटल 6 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट है 250 मेगावाट की और 2 यूनिट है जो है 660 मेगावाट की। इसी में ऐड ऑन किया जाएगा या तो 660 मेगावाट की एक यूनिट लगेगी या 2 यूनिट लगेगी या 800 मेगावाट की एक यूनिट या 2 यूनिट लगाई जाएगी। किसके द्वारा लगाई जाएगी? ये एनटीपीसी और आरवीयूएन के 50-50 शेयरधारिता के साथ में इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जो मौजूदा प्लांट है 2320 मेगावाट क्षमता का, इसका जो है स्वामित्व हस्तांतरण भी जो ये जेवी कंपनी बनेगी तीसरी, इसको किया जाएगा और संचालन भी इसी के माध्यम से किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत जो है इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? 14,400 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ठीक है, तो 3 संयुक्त उद्यम हो गए, पहला और दूसरा तो एनएलसी इंडिया के साथ में है और तीसरा है एनटीपीसी के साथ में। मंत्रिमंडल की उक्त बैठक में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 5,708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विंड सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए 10,418 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृतियां प्रदान की गई है। तो इतने हेक्टेयर की भूमि जो है आवंटित की गई है, 10,418 हेक्टेयर भूमि। क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील नाचना फर्स्ट के ग्राम बोडान में क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर पर आधारित
1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील मोहनगढ़ नंबर 1 के ग्राम मोहनगढ़ और उपनिवेशन तहसील के मोहनगढ़ नंबर 2 के ग्राम पोहड़ में लगाई जाएगी। तो 1500 मेगावाट की है ये सौर ऊर्जा परियोजना और ये किस पर आधारित है? क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर पर आधारित है। ठीक है, 2000 मेगावाट की है एक तो, और एक है 1500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना। इसी तरह 1100 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना और 108 मेगावाट की विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर और फलोदी जिलों में भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई है। कौन से जिले में लगाई जाएगी ये परियोजना? जैसलमेर और फलोदी जिले के अंदर। इसके अलावा तहसील रामगढ़ के ग्राम सियांबर में 1000 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। तो जैसलमेर वाले एरिया में सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाई जाएगी नई। नेक्स्ट है स्वच्छता सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। तो भजन लाल जी सरवा ने नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान करने के अवसर पर स्वच्छता से संबंधित स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ किया। कब किया है ये? 17 सितंबर 2024 को। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा यानी कि 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2024 का शुभारंभ भी किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्वच्छता पखवाड़ा कब मनाया गया? ये मनाया गया है 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2024 तक। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम की रिसाइकिल एवं जयपुर 311 ऐप्स का भी शुभारंभ किया है। अब ये रिसाइकिल ऐप जो है, इसके माध्यम से नगर निगम के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर घर से ही सूखा कचरा श्रेणीवार एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऐप है? रिसाइकिल ऐप। इसके अलावा घर पर ही निगम के द्वारा ऑनलाइन भुगतान भी किया जाएगा। नगर संबंधी जो है समस्याओं के निस्तारण के लिए शहरवासी जयपुर 311 ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये स्वच्छता ही सेवा जो है, इस अभियान का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट है नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत 100 कृषक भेजे जाएंगे विदेश। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है ये? नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। और 100 किसान जो है विदेश भेजे जाएंगे। 2024-25 की बजट घोषणा के अंदर ये निर्णय लिया गया था और इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में इन प्रगतिशील युवा किसानों को उन देशों में भेजा जाएगा जहां पर कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किए जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर नए नए नवाचार किए जा रहे हैं वहां पर भेजा जाएगा इन किसानों को। 100 किसानों को भेजा जाएगा। उच्च तकनीक के प्रयोग से कम जगह और कम लागत में अधिक फसल उत्पादित की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है तो कम जमीन में किसान जो है अधिक फसल का उत्पादन कर रहे हैं। नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में चयनित 100, ठीक है ये नंबर याद रखिए, 100 युवा किसान है, इनको विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा। इसके अंदर 80 तो है कृषि क्षेत्र के लिए और 20 है डेयरी और पशुपालन क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि योजना के परफॉर्मेंस होंगे सम्मानित। तो पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है, इसके जो परफॉर्मेंस है, बढ़िया प्रदर्शन जिन्होंने किया है वो सम्मानित किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है, ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले नगरीय निकायों और बैंकों को 2 अक्टूबर 2024 को सम्मानित किया गया है। अब सम्मानित होने वाले निकाय और बैंक कौन कौन से हैं? योजना के तहत बेहतरीन कार्य करने पर जयपुर ग्रेटर है, जयपुर हेरिटेज है, कोटा दक्षिण है, बीकानेर और अजमेर नगर निगम को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनके साथ ही 10 अन्य नगरीय निकाय हैं जैसे मकराना है, भवानी मंडी है, नौहर है, बांसवाड़ा, बालोतरा, दौसा है, झालावाड़, पीलीबंगा, बाड़मेर। इसके बाद में है सरदार शहर, ये भी सम्मानित किए जाएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन कार्य करने के लिए तो इनको जो है सम्मानित किया गया है। जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, कोटा दक्षिण, बीकानेर और अजमेर नगर निगम। इसके अलावा बैंकों को भी इसमें सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 12 बैंक शाखाओं को जो है 2 अक्टूबर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 12 को सम्मानित किया गया है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में शिक्षक दिवस समारोह जो है मनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर? केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ के अंदर। तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सीदरी किशनगढ़ के अंदर शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन कब किया गया है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। ठीक है, और सम्मानित शिक्षक इसके अंदर IIT रुड़की के प्रोफेसर कौशिक
पाल। इसके अलावा IIT दिल्ली के प्रोफेसर है प्रोफेसर नीरज झा, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा की डॉक्टर अनीता कुमारी और MNIT जयपुर की जो है डॉक्टर नीरजा सारस्वत, इनको टीचर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर A रविंद्रनाथ, इनको विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया है बांदर सिंदरी किशनगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है 2 जिलों में नगर निगम की अधिसूचना जारी की गई है। तो राज्य सरकार ने 2 जिलों की नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया गया है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। इसके साथ ही 3 नए नगर परिषद और 4 नगर पालिकाओं को क्रमोन्नत किया गया है, जबकि 7 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका घोषित किया गया है। नगर निगम की बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भीलवाड़ा और पाली नगर परिषद जो है इनको नगर निगम घोषित किया गया है। ठीक है, तो भीलवाड़ा और पाली बन जाएंगे नगर निगम। इसके अलावा नगर पालिका और नगर परिषद की बात करें तो नगर पालिका जैसे पुष्कर अजमेर है, लालसोट दौसा है और शाहपुरा जयपुर है, इनको नगर परिषद घोषित किया गया है। ठीक है, ये जो नगर पालिका है इनको नगर परिषद घोषित किया गया है। दौसा की जो है महुआ तहसील है, इसके बाद में चूरू की तारानगर है, सीकर की लोसल है और दौसा की बांदीकुई नगर पालिका को क्रमोन्नत किया गया है। 7 ग्राम पंचायतें नगर पालिका घोषित की गई है। जोधपुर की ग्राम पंचायत है कुड़ी भक्तासनी और तिवरी, जयपुर की ग्राम पंचायत है जम्वा रामगढ़, झुंझुनू की ग्राम पंचायत है ढूंढलोद, सुल्ताना और जाखल के अलावा जालोर की ग्राम पंचायत है सायला, इनको चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका घोषित किया गया है। तो 7 ग्राम पंचायतों को नगर पालिका घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। अगला है राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को मिला है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड का पुरस्कार। किसको मिला है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को। केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को गोल्ड मेडल दिया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 का। तो राज्य सरकार को यह पुरस्कार दिया गया मुंबई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 सितंबर को। ठीक है, 10 लाख की पुरस्कार राशि वाला था ये पुरस्कार। और प्रदेश भर का सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए टेली रेडियोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के अभिनव उपयोग और प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए DBT के स्वतः स्वीकृत पोर्टल निर्माण के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है सिलिकोसिस रोग की पहचान के लिए जो है टेली रेडियोलॉजी और AI के अभिनव उपयोग और प्रभावित व्यक्तियों को जो है राहत पहुंचाई गई है इस पोर्टल के माध्यम से। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सिलिकोसिस जो बीमारी है उसके निदान के लिए IT समाधान विकसित किया है, जो डिजिटल एक्सरे है, टेली रेडियोलॉजी है, AI है, एल्गोरिथम का उपयोग करके सिलिकोसिस की जांच को सुगम और त्वरित बनाता है। तो सिलिकोसिस की जांच के लिए ही ये जो है अवार्ड दिया गया है राजस्थान के समाज कल्याण और अधिकारिता विभाग को। नेक्स्ट, राज्य सरकार राज्य किसान साथी फेज 2 को मिला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सिल्वर का पुरस्कार। ठीक है, गोल्ड का तो दिया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को, और राज्य किसान साथी फेज 2 को दिया गया है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का सिल्वर अवार्ड। तो राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग का है ये राज्य किसान साथी फेज 2। किसने बनाया है ये राज्य किसान साथी फेज 2? DOITC ने बनाया है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको ई गवर्नेंस सिल्वर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राज्य किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म को उक्त पुरस्कार गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट लेवल इनिशिएटिव के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ये दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जो है राज्य किसान साथी फेज 2, इसको 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। कृषि, बागवानी, कृषि विपणन आदि विभागों की विभिन्न सेवाओं को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का आयाम प्रदान करने के लिए दिया गया है। तो गोल्ड वाले को दिया गया है 10 लाख का और सिल्वर को दिया गया है 5 लाख का पुरस्कार।
नेक्स्ट है राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान समारोह में संस्कृत के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रतिभाएं सम्मानित की गई है। तो संस्कृत दिवस के अंतर्गत राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? कोटा यूआईटी ऑडिटोरियम के अंदर 2 सितंबर को। इस अवसर पर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य और अकादमिक क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी प्रतिभाएं सम्मानित हुई है? तो पहला पुरस्कार है इसके अंदर संस्कृत साधना शिखर सम्मान, ठीक है। ये दिया गया है अटरू बारा के बाबा श्री निरंजन नाथ मान्यागढ़, यानी इनको 1 लाख रुपए दिए गए हैं संस्कृत साधना शिखर सम्मान के अंतर्गत। कहाँ पर आयोजित किया गया? कोटा के ऑडिटोरियम में, ठीक है। यूआईटी जो कोटा है उसके ऑडिटोरियम में ये सम्मान समारोह जो है ये आयोजित किया गया है। दूसरा पुरस्कार है संस्कृत साधना सम्मान। ये है प्रोफेसर गणेश लाल सुथार जोधपुर और प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जयपुर, इनको 51,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। तीसरा पुरस्कार है संस्कृत विद्वत सम्मान। तो ये माणक चंद सोनी चेचट, डॉक्टर कैलाश चंद बुनकर जयपुर, डॉक्टर छाजूराम गुजर जयपुर, बहादुर सिंह गुजर सवाई माधोपुर, डॉक्टर भगवती शंकर व्यास उदयपुर और डॉक्टर बाबूलाल मीणा भरतपुर। और इनको जो पुरस्कार राशि प्रदान की गई है वो है 31,000 रुपये। नेक्स्ट पुरस्कार है संस्कृत युवा प्रतिभा पुरस्कार। ये भी प्रदान किए गए हैं और इसमें पुरस्कार राशि दी गई है 21,000 रुपये। इसके बाद में मंत्रालय सेवा सम्मान प्रदान किया गया है गणपत लाल और गीता भम्माणी को, और ये जो है 11,000 इनको प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया 9 से 11 दिसंबर 2024 को राजधानी जयपुर के अंदर, ठीक है। राजधानी जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया जाएगा? 9 से 11 दिसंबर को। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग और वाणिज्य विभाग के द्वारा। इसके बाद में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बीआईपी और राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट रीको के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस के सहयोग से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। तो इसके अंदर राजस्थान सरकार के तत्वाधान में उद्योग और वाणिज्य विभाग है, इसके बाद में बीआईपी है और एक है रीको। इनके सहयोग से ये दिसंबर में 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसका जो नोडल विभाग होगा वो है बीआईपी, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इस त्रिदिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य क्या है? देश विदेश की बड़ी छोटी जो कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और निवेशकों को राज्य में आकर काम करने के लिए आमंत्रित करना और प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं इनको लगाने में मदद करना इसका उद्देश्य है। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राज्य में निवेश के लिए इन्वेस्टर मीट और रोड शो की महत्वपूर्ण जो है पहल की है। इस समिट का जो पहला इन्वेस्टर मीट है मुंबई के अंदर 30 अगस्त 2024 को संपन्न हुआ था, जिसमें 4.5 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू पर साइन हुए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 30 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी के अंदर अब जो है 9 से 10 सितंबर और जापान के अंदर 11 से 13 सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लिया गया है और कई महत्वपूर्ण कंपनियां और निवेशकों ने राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि दिखाई है। तो ये जो समिट है ये केवल इन्वेस्टमेंट के लिए है और इसमें देश विदेश की कंपनियां जो है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट लेती है। नेक्स्ट है आईफा अवार्ड 2024 समारोह जयपुर के अंदर आयोजित जो है किया जाएगा। तो आईफा अवार्ड सेरेमनी का 3 दिवसीय आईफा सेलिब्रेशंस 2025 इसका कार्यक्रम है 7 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में किया जाएगा। ध्यान रखिए आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 7 से 9 मार्च को जयपुर के अंदर। तो आईफा अवार्ड की जो सिल्वर जुबली के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से जयपुर में भारतीय सिनेमा के 25 शानदार वर्षों का जश्न मनाने का समारोह आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आई जो है एफए के वाइस प्रेसिडेंट है सुरेश अय्यर और राजस्थान सरकार के पर्यटन आयुक्त है विजयपाल सिंह। इसके द्वारा आईफा 25 @जयपुर होस्ट सिटी एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी के अंदर एमओयू पर 22 सितंबर 2024 को अल्बर्ट हॉल के अंदर साइन किए गए हैं। 7 से 9 मार्च 2025 को आईफा अवार्ड समारोह कहाँ पर? जयपुर में।
आईफा की स्थापना की गई थी 2000 के अंदर और इसका आयोजन है प्रतिवर्ष 14 विभिन्न देशों और 18 अलग अलग शहरों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता है। भारत में आखिरी आईफा का आयोजन किया गया था 2020 में मुंबई के अंदर। अब यह मौका 2025 में जयपुर को मिला है। वर्ष 2024 के आईफा अवार्ड्स जो है अबू धाबी के यास द्वीप के अंदर 27 से 29 सितंबर 2024 को आयोजित किए गए हैं। 2024 के अबू धाबी के अंदर किए गए, मुंबई में किए गए 2000 में, और अब 2025 में जयपुर में आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में राज्य के 6000 गांव शामिल किए गए हैं। कौन सा अभियान है ये है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो इसके लिए 79,156 करोड़ का जो है एक योजना है, इसको मंजूरी दी गई है। ये आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए है, केंद्र सरकार की योजना है ये, और आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये शुरू की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में किया जाएगा। ठीक है, 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा और इसके लिए 63,000 से अधिक गाँवों को चुना गया है। राजस्थान में जो है 30 जिलों के 208 ब्लॉक के 6019 गाँवों में विकास कार्य इसके अंतर्गत करवाए जाएंगे। कितने गाँव हैं राजस्थान के? 6019 गाँव। नेक्स्ट है, राजस्थान की अवनी ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो 28 से लेके 8 सितंबर 2024 को जो आयोजित किए गए हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024, और जयपुर की अवनी लेखरा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर एयर राइफल SH1 में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने 249.7 अंक हासिल किए हैं। ठीक है, तो पैरालंपिक का गोल्ड जीता है किसमें? पेरिस पैरालंपिक के अंदर गोल्ड किसने जीता है? अवनी लेखरा ने। इससे पूर्व अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। तो टोक्यो में भी जीता था और अब पेरिस में भी जीता है। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो अवनी लेखरा ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा वह पैरालंपिक में 3 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में राजस्थान की है मोना अग्रवाल। ठीक है, मोना अग्रवाल का संबंध किससे है? ये भी शूटिंग करती है, राइफल शूटिंग से इनका संबंध है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इनके अंक थे 228.7। इनके अलावा राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर है, इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की जो भाला फेंक थी F46 स्पर्धा के अंदर कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है और इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। इसके अंदर 64.96 मीटर का थ्रो किया है। नेक्स्ट, देवमाली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। कौन सा गांव है? ब्यावर जिले का है देवमाली गांव और इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा। ठीक है, देवमाली गांव को यह पुरस्कार समुदाय आधारित पर्यटन क्षेत्र में दिया गया है। कौन सी श्रेणी के अंदर दिया गया है? समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी के अंदर। यह पुरस्कार ब्यावर के तत्कालीन कलेक्टर है उत्सव कौशल और देवमाली गांव की सरपंच पूजा गुर्जर, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर ग्रहण किया है। जयपुर से उदयपुर से अजमेर से सटा है ब्यावर जिला। ठीक है, इसके पास में स्थित है और देवमाली जो है देवनारायण भगवान की भूमि कहलाता है। रक्षा मंत्री ने किया है जयपुर के अंदर सैनिक स्कूल का उद्घाटन। राजनाथ सिंह जी के द्वारा 23 सितंबर 2024 को सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। सैनिक स्कूल श्री भवानी निकेतन स्कूल के कैंपस के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पर स्थापित किया गया है। सैनिक स्कूल किस पर आधारित है? ये PPP मोड पर। सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय ने श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल जयपुर में एक नए सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के साथ सितंबर 2023 में एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए थे। एक गैर सरकारी संगठन राज्य सरकार और निजी स्कूलों के साथ साझेदारी में देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के सरकार के विजन का यह हिस्सा है। तो 100 सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, उसमें से एक सैनिक स्कूल अपने जयपुर के भवानी निकेतन के कैंपस में खोला गया है PPP मोड पर। ये नए स्कूल पहले से ही चल रहे 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त होंगे। पहले 33 चल रहे थे। रक्षा मंत्रालय ने साझेदारी मोड के तहत 45 नए स्कूल कॉलेजों को मंजूरी दी है।
नेक्स्ट है मथुरा दास माथुर अवार्ड समारोह। तो राजस्थान ब्लूज क्रिकेट क्लब की ओर से स्वर्गीय मथुरा दास माथुर की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर जो है 31वां मथुरा दास माथुर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया 6 सितंबर 2024 को। ये था 31वां। इस पुरस्कार समारोह में वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये मथुरा दास माथुर अवार्ड समारोह, और ये जो है क्रिकेट का अवार्ड है। इसमें पुरस्कृत खिलाड़ी कौन कौन से हैं? ये है सीनियर वर्ग के अंदर अभिजीत तोमर, जूनियर वर्ग के अंदर है रोहन राजभर, सब जूनियर वर्ग के अंदर है रजत बघेल। इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए अभय शर्मा, इनको उदयमान खिलाड़ी के रूप में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? अभय शर्मा कौन है? उदयमान खिलाड़ी। पुरस्कार राशि है इसके तहत सीनियर वर्ग के अंदर 15,000 रुपये, जूनियर और सब जूनियर में 7,500 रुपये नगद है, और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, स्मृति चिन्ह और संपूर्ण किट बैग प्रदान किए गए हैं। ठीक है, किस किस को प्रदान किए गए इनका नाम याद रखिए। सीनियर वर्ग के अंदर अभिजीत तोमर, जूनियर वर्ग के अंदर रोहन राजभर, और इसके अलावा सब जूनियर वर्ग के अंदर रजत बघेल। नेक्स्ट है नई रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0, इसका ट्रायल किया गया है अभी। कहाँ पर? सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में 24 सितंबर 2024 को 108 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर कवच 4.0 का ट्रायल हुआ है। स्वयं सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको पायलट के साथ इसके अंदर सफ़र किया है, और ये था कवच 4.0 का ट्रायल। कवच क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है कवच। ठीक है, जो ट्रेनों को जो आपस में भिड़ंत है इसको रोकने का काम करती है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का सबसे उन्नत संस्करण है ये 4.0। कवच 4.0 की मदद से लोको पायलट इंजन में बैठे बैठे ही कई किलोमीटर दूर के सिग्नल की जानकारी ले सकता है। कवच जरूरत के अनुसार स्वयं ट्रेन की स्पीड कम कर देगा, और ब्रेक फेल होने की स्थिति में कवच जो है ब्रेक के स्वचालित अनुप्रयोग पर ट्रेन की गति को नियंत्रित कर सकता है। तो ये इसका ट्रायल किया गया है सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में 24 सितंबर को। ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल आस्पेक्ट जो है OBDSA लोको पायलट को कम दिखने पर भी संकेत देता है। एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर ट्रेनें रुक जाती है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर के भीतर की सीमा के अंदर ट्रेन को रोकने के लिए आपस में टकराव नहीं हो, इसके लिए ये कवच का जो है कवच बनाया गया है। कवच जो है भारतीय रेलवे स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली पूरी तरीके से भारत में है, ये भारत की बनी हुई है ये कवच। और कवच प्रणाली में हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी का इसके अंदर रेडियो कम्युनिकेशन होता है। यह सिस्टम 3 स्थितियों में काम करता है, जैसे कि हेड ऑन टकराव, रियर एंड टकराव और सिग्नल का खतरा। ठीक है, 3 स्थितियों में ये काम करेगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के द्वारा रेल रक्षक दल, इसका गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? रेल रक्षक दल का। तो रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही है, इसको देखते हुए 24 सितंबर को इसका जो है गठन किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारतीय रेलवे ने उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है NWR जोन में इस पहल की शुरुआत की है। इस दल की जिम्मेदारी दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचकर बचाव कार्य करने की होगी। ठीक है, जहां भी घटना होती है वहां पर ये बचाव दल जाएगा और तुरंत जो है सहायता पहुंचाएगा। इस टीम को राष्ट्रीय आपदा राहत बल NDRF के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। इस टीम को जोन के 4 मंडलों में 4 स्थान है, जैसे बांदीकुई है, लालगढ़, उदयपुर और मेड़ता रोड पर तैनात किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर पुनर्विकास के काम का निरीक्षण करने के साथ ही रेल रक्षक दल की 2 टीमों को भी देखा है। तो रेल रक्षक दल बनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है गौरव रुंगटा एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है गौरव रुंगटा। इनको एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज अवार्ड 2024 के क्षेत्रीय संस्करण के अंदर पावर सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गौरव रुंगटा सम्मानित किए गए हैं एंटरप्राइज अवार्ड से। उन्हें यह पुरस्कार बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित समारोह में 30 अगस्त को दिया गया है। उल्लेखनीय है कि एशिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है एशिया के उद्योग जगत में प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, और गौरव रुंगटा को प्रदान किया गया है। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान, तो प्रदेश के बच्चों को किताबों को प्रवाह से पढ़ना सिखाने के लिए, यानी स्पीड से पढ़ना सिखाने के लिए जो है राज्य सरकार के द्वारा 9 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक
प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान चलाया गया है। ठीक है, प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान। तो इस अभियान का शुभारंभ किया गया है शिक्षा मंत्री जो है हमारे मदन दिलावर जी के द्वारा झालावाड़ जिले के कुनवाड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से 9 सितंबर 2024 को इसकी स्टार्टिंग हुई है। उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के पठन कौशल का विकास करना और पठन में प्रवाहशीलता और अवधारणाओं की समझ हेतु प्रेरक और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना इसका टारगेट है, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है राधेलाल शर्मा जी, राजस्थान से हैं। राधेलाल शर्मा वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी है ट्रॉमा सेंटर एसएमएस के। इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए राधेलाल शर्मा, इनको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राधेलाल शर्मा को यह पुरस्कार क्लिनिकल नर्स कैटेगरी के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 11 सितंबर 2024 को दिया गया है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 राधेलाल शर्मा। नेक्स्ट है राज शीतल। तो बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने विट्रीफाइड फ्रोजन सीमेन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के जरिए देश में पहली बार एक घोड़े के बच्चे का जन्म करवाया है। ठीक है, तो जास्करी नस्ल के इस नवजात घोड़े का नाम राज शीतल रखा गया है। राज शीतल किसका नाम है? ये है घोड़े का नाम है। और ये कौन सी, ये बनाया है बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने। किसके द्वारा बनाया गया है? विट्रीफाइड यानी फ्रोजन सीमेन भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, राज शीतल ये एक घोड़ा है, जास्करी नस्ल का है। नेक्स्ट है संजू उपाध्याय। तो ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का आयोजन लखनऊ यूपी के अंदर 9 से 13 सितंबर को किया गया है। भरतपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल है संजू उपाध्याय। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो संजू उपाध्याय ने क्या जीता? गोल्ड मेडल। किसके अंदर? बॉडी बिल्डिंग में। कहाँ पर? यूपी के लखनऊ में। भरतपुर पुलिस की ही महिला सहायक उपनिरीक्षक है मनीषा चाहर। इन्होंने आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 50 केजी भार वर्ग के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है युग चेलानी, ये स्विमिंग के हैं। तो 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन सितंबर 2024 में कर्नाटक में किया गया है। इस चैंपियनशिप में राजस्थान के युग चेलानी ने 400 मीटर इंडिविजुअल में 4 घंटे 36 मिनट 39 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता है। 77 वर्ष में राजस्थान में पहली बार किसी ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ध्यान रखिए, तैराकी में गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं युग चेलानी। कहाँ पर हुई थी ये? 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन किया गया था कर्नाटक के अंदर सितंबर में। नेक्स्ट है लाडली मीडिया अवार्ड। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के तत्वाधान में पॉपुलेशन फर्स्ट पीएफ की ओर से 14वें लाडली मीडिया विज्ञापन पुरस्कार जो है ये 4 सितंबर 2024 को मुंबई में प्रदान किए गए हैं। जयपुर के सीनियर न्यूज़ एडिटर है अरुण कुमार और पत्रिका डिजिटल की जो है तस्नीम खान को सम्मानित किया गया है लाडली मीडिया अवार्ड से। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर के वरिष्ठ और स्वतंत्र पत्रकार है राजेश खंडेलवाल को भी इसके अंदर सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जेंडर सस्टेनेबिलिटी श्रेणी में महिलाओं के त्याग, संघर्ष और आर्थिक स्वावलंबी बनने से जुड़ी 3 महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों के लिए ये प्रदान किया गया है। तो अरुण कुमार और तस्नीम खान का नाम याद रखिए। और इसके अलावा भरतपुर के जो है पत्रकार है राजेश खंडेलवाल, इनको भी ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है भादवा मेला। तो लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर जो है 640वां था ये अंतर प्रांतीय भादव मेला 5 सितंबर 2024 से प्रारंभ हुआ है। जैसलमेर के रामदेवरा गांव में बाबा रामदेव की समाधि पर यह मेला प्रतिवर्ष भादवा माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, कब आयोजित किया जाता है? ये भाद्रपद के माह में किया जाता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक। और ये था 640वां अंतर प्रांतीय भादवा मेला। नेक्स्ट है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। और इस योजना को पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के नाम से जाना जाएगा। मिड डे मील योजना आयुक्तालय की ओर से इससे संबंधित आदेश प्रदान किए गए हैं और योजना और जो निर्देश है वो वैसे के वैसे बने रहेंगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की तरह। नेक्स्ट है सेवा ऐप।
तो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सेवा ऐप को लॉन्च किया है 18 सितंबर 2024 को। ठीक है, किसका है ये सेवा ऐप? ये है PWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग का। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने में मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करेगा। ये सार्वजनिक निर्माण विभाग में शिकायतों के समाधान, सड़क, भवन आदि और संबंधित अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन निरीक्षण और शिकायत प्रबंधन जो है विकसित की गई है। नेक्स्ट योजना है माँ वाउचर योजना। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी प्रदान करने के लिए जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया है 17 सितंबर 2024 को। और इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाएं 1100 जो है 61 निजी पंजीकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकेगी। नेक्स्ट है भारतीय युवा संसद। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के सभागार के अंदर भारतीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन विश्व लोकतंत्र दिवस के अवसर पर 15 सितंबर 2024 को किया गया। तो विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के सभागार के अंदर। इसके अंदर कार्यक्रम से पहले जो है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोकतंत्र की विरासत पुस्तक का इसके अंदर लोकार्पण किया है इनके द्वारा। इस कार्यक्रम में 24 राज्यों से आए युवाओं ने भागीदारी की है। नेक्स्ट है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RTDM। इसका चौथा संस्करण जयपुर में स्थित है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। इसके अंदर 13 से 15 सितंबर को आयोजित किया गया है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। इसका आयोजन कब किया गया है? 13 से 15 सितंबर को जयपुर के अंदर। इसके आयोजक कौन है? RTDM का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया है। खेजड़ली शहीद मेला। तो खेजड़ली शहीद मेला जो है जोधपुर के खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष भादवा सुदी दशमी को आयोजित किया जाता है। याद रखिए, ये खेजड़ली शहीद मेला कब आयोजित किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल सुदी दशमी को आयोजित किया जाता है। और इस बार यह मेला 13 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया है। खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ी वृक्षों की बहुतायत के कारण पड़ा था। 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 बिश्नोई लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान किया था। ठीक है, तो 363 लोग थे और इसके अंदर अमृता देवी बिश्नोई शहीद थे ये, और इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ये कब की बात है? 1730 की बात है। नेक्स्ट है तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश भर में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया 26 सितंबर 2024 को। इस अभियान के माध्यम से लोगों में तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा की गई है। तो टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजस्थान को। नेक्स्ट है निक्षय मित्र बनाएं टीबी हराएं। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय मित्र बनाएं टीबी हराएं अभियान है ये। इसका नाम क्या है? निक्षय मित्र बनाएं टीबी हराएं अभियान 9 से लेकर 2 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। और 9 सितंबर 2022 को इसका जो है आयोजन को जो है शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 9 सितंबर 2022 को शुभारंभ किया गया था और इसका दूसरी वर्षगांठ थी। इसके अवसर पर इसका संचालन किया गया 9 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक। इस अभियान का टारगेट उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टीबी रोगियों को सामुदायिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक भागीदारी को बढ़ाना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से लेके 30 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया है प्रदेश भर के अंदर राष्ट्रीय पोषण माह 2024 को। इसका उद्देश्य क्या रहता है कि महिलाओं और बच्चों को पोषण को बढ़ावा देने, उनके बेहतर स्वास्थ्य की गतिविधियां संचालित करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पोषण भी पढ़ाई भी इसको लक्षित किया गया है इसके अंदर। और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, इन्होंने 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दिव्यांग गर्भवती महिलाएं जो है इनको पहली संतान के लिए वर्तमान में दी जा रही 6500 की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये की घोषणा की है। ठीक है, तो जो दिव्यांग गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहली संतान जब पैदा होती है तो 6500 रुपये की राशि दी जाती थी, इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 10,000 रुपये।
इस योजना के अनुसार पहली किस्त का भुगतान आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण और कम से कम एक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच पर पूर्व में 3,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 4,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा रिएक्टर रावत भाटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के तीसरा है ये स्वदेश निर्मित 700 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, जिससे इसमें शीघ्र ही वाणिज्यिक बिजली उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। RAPP 7 और 8 में से यूनिट 7 ने 19 सितंबर 2024 को क्रिटिकलिटी हासिल की है। यह रिएक्टर राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत निर्मित होने वाले दाबयुक्त स्थूल जल रिएक्टर की नई श्रृंखला का पहला रिएक्टर है। ठीक है, पहला रिएक्टर है। ये कौन सी सीरीज है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। नेक्स्ट है सूर्यकांता व्यास, जोधपुर जिले के सूरसागर से भाजपा की पूर्व विधायक है श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी। इनका 25 सितंबर 2024 को निधन हो गया। ये 86 साल की थी। इसके बाद में 23 सितंबर 1938 को जन्मी थी ये सूर्यकांता व्यास। कौन से जिले की है? जोधपुर जिले की। इन्होंने वर्ष 1990 से 7 बार विधायक का चुनाव लड़ा और 6 में इन्होंने जीत हासिल की है। वर्ष 1990, 93, 2003, 8, 13 और 18 में विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बनी है ये। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए राजस्थान के महिला जत्थे का नेतृत्व करने के अलावा 26 जनवरी 1992 को कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा रोहण के लिए भी यात्रा की थी। तो सूर्यकांता व्यास जोधपुर जिले की थी, 6 बार विधायक रही है, 7 बार चुनाव लड़ा है और इनका निधन हो गया 86 साल की उम्र में। नेक्स्ट है 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह। तो शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 28वां था ये राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जो है विवेकानंद सभागार में 1 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया है। 28वां था। कहाँ पर आयोजित किया गया? उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर। किसके तत्वाधान में आयोजित किया गया? शिक्षा विभाग के तत्वाधान में ये आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय समारोह के अंदर प्रदेश भर के विद्यालयों में दान देने वाले जो 157 भामाशाह थे, इनको प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन किया गया और उन्हें शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण उपाधि से नवाजा गया है। भैरव सिंह शेखावत ने वर्ष 1995 में जो है भामाशाह के सम्मान की परिपाटी शुरू की थी। नेक्स्ट राजस्थान विधानसभा की दैनंदिनी 2024-25। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी ने राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े इनको राजस्थान विधानसभा की दैनंदिनी 2024-25 राजभवन में 3 सितंबर 2024 को भेंट की है। दैनंदिनी क्या है? दैनंदिनी का प्रकाशन भारतीय वर्ष के अनुसार 9 संवत्सर 2081 के माह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से को आरंभ किया गया है। नई पीढ़ी में महापुरुषों का स्मरण बनाए रखने के लिए विधानसभा की दैनंदिनी में उनके चित्रों का समावेश किया गया है। वासुदेव देवनानी के बारे में है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। इनको राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, इस समिति के अध्यक्ष होंगे और यह समिति राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की महत्वपूर्ण समिति है। यह समिति संघ के संविधान, विभिन्न गतिविधियों के कैलेंडर, निर्माण और उनके विभिन्न राज्यों और शाखाओं से जो है आने वाले सुझावों पर चर्चा करके ये निर्णय देगी। तो कार्यकारी समिति है, इसका सदस्य बनाया गया है और इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव। तो प्रदेश में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया है 19 से लेकर 23 सितंबर 2024 को और राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के द्वारा आयोजित किया गया है। ये राज्य स्तरीय जनजाति महोत्सव किसके द्वारा? राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड के द्वारा। और इसका उद्घाटन किया गया है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा बांसवाड़ा के निकट लोधा के अंदर 20 सितंबर को। नेक्स्ट है 12वां राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF इसका 12वां संस्करण 28 सितंबर 2024 को जयपुर के मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। भारत के एकमात्र इस क्षेत्रीय फिल्म महोत्सव में अन्य क्षेत्रीय फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मलयालम फिल्म है आट्टम, इसने जीता है ये। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ये मूवी है आट्टम, इसने जीता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इसको मिल चुका है, तो याद रखिए इसका नाम। राजस्थानी फिल्मों की कैटेगरी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है इसका अवार्ड दिया गया है भवानी फिल्म को।
उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन को उनके संगीत क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये दोनों भी नाम याद रखिए, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। राजस्थान के हैं प्रणय कट्टा और पारुल चौधरी। इन्होंने चंडीगढ़ में सितंबर 2024 में आयोजित नॉर्थ जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिताब जीता है। राजस्थान के दूसरे वरीय जो है प्रणय कट्टा, इन्होंने लक्ष्य शर्मा को हराकर एकल वर्ग का, पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। किसने? प्रणय कट्टा ने। जबकि पारुल चौधरी ने अंडर 19 बालिका वर्ग का खिताब हासिल किया है। इस प्रतियोगिता के अंडर 19 लड़कों के युगल वर्ग में राजस्थान के आर्यन त्यागी और मुरली शर्मा ने अवार्ड जीता है। तो ये अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन था। राजस्थान के प्रणय कट्टा और पारुल चौधरी ने चंडीगढ़ में ये अवार्ड जीता है। थैंक यू फ्रेंड्स।